नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो पूरी दुनिया को डराए हुए, धमकाए हुए और हलाकान किए हुए। दरअसल कोविड-19 का नया वायरस पूरी दुनिया में फैल रहा है। ये संक्रामक बहुत है लेकिन मारक नहीं है। लेकिन लोग इतने डरे हैं कि जितना कोविड-19 की सेकेंड वेव से डर गए थे, लगता है कि ये थर्ड वेव भी उतनी खतरनाक है। उसकी वजह यह है कि WHO से लेकर देश के विशेषज्ञ और वैज्ञानिक तरह तरह की बातें करते हैं। इस मुद्दे पर हम इसलिए भी बात कर रहे हैं क्योंकि हर आदमी डरा हुआ है। ओमिक्रॉन क्या करेगा? लेकिन इस मामले में भोपाल के एक वरिष्ठ डॉक्टर भुवनेश्वर का कहना है कि ये ओमिक्रॉन नहीं है बल्कि ये फार्माक्रॉन है। ये दवाई के धंधे की जो दुकानें होती है, जो फैक्ट्री होती है, जो कारोबार करने वाले थे, उनका भी धंधा है। ये बीमारी तो है, वायरस तो है, क्योंकि वायरस कभी खत्म नहीं होते। कोविड-19 में कभी नहीं जाएगा, रूप बदल बदल कर आएगा। कभी डेल्टा के नाम पर आएगा, कभी ओमिक्रॉन के नाम पर आएगा। लेकिन ये इस पर दवा का मामला है, बूस्टर डोज का मामला है। और सरकारी अस्पताल तो सेवा करते हैं, लेकिन जो धंधा करने वाले अस्पताल हैं उनके बिजनेस का मामला है। तो बहुत सारी बातें इसमें हैं, विस्तार से बात करेंगे। क्योंकि अब इस ओमिक्रॉन के मामले में एक नई चीज़ और आई है निकल कर, वो ये कि अब च्युइंग गम, जो आप च्युइंग गम खाते हैं, मुंह में चिपकती, जब नीचे फेंकते तो वो ज़मीन को भी नहीं छोड़ती है। अब वो च्युइंग गम, वैज्ञानिकों का कहना है कि ये ओमिक्रॉन को रोकने में कारगर होगी, क्योंकि ये वायरस को कम करती है। ये भी एक मामला, क्योंकि इसमें प्रोटीन ज़्यादा है। जिन च्युइंग गम में प्रोटीन है वो वायरस को घटाएगी भी और थर्ड वेव को कम भी करेगी। तो बहुत सारी बातें निकल के आ रही हैं जो बताती है कि पूरी दुनिया में इस तरह की चीज़ें हैं जो अभी भी लोगों में घबराहट पैदा कर रही है। अब भारत के लोगों की एक खास बात और कि जो अमीर लोग हैं वो देश के बाहर जाकर इसका बूस्टर डोज लगाना चाहते हैं, क्योंकि 2 वैक्सीन लगने के बाद भी ओमिक्रॉन कई लोगों को हो रहा है, ये फैल रहा है। लोग दुबई जाना चाहते हैं इसके लिए, नए बूस्टर डोज के लिए, इंग्लैंड जाना चाहते हैं, अमेरिका जाना चाहते हैं, और जिनकी जेब में पैसा है वो जाने की तैयारी भी कर रहे हैं। तो ये बहुत सारे विषय हैं जिस पर हम बात करेंगे। स्टूडियो में चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे 3 विशेष मेहमान, पत्रकार साथी संदीप पौराणिक जी, धर्मेंद्र पैगवार जी और योगीराज योगेश जी। और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ स्काइप पर मौजूद है डॉक्टर भुवनेश्वर, जिनका ये कहना है कि ओमिक्रॉन तो अपनी जगह है लेकिन ये फार्माक्रॉन का मामला है। डॉक्टर साहब, आपसे विस्तार से समझना चाहेंगे कि ये क्या मसला है बूस्टर डोज का, दवा का, और ये कोविड-19 के बाद, डेल्टा के बाद ओमिक्रॉन का, आपकी राय? राघवेंद्र जी, पिछले 2 साल के हमारे सारे आर्टिकल्स, हमारी सारी चर्चाओं का अगर हम निचोड़ निकालें आज, तो बहुत स्पष्ट सा निचोड़ है कि ये बीमारी तो अपनी जगह पर है, इस बीमारी ने नुकसान किया वो भी अपनी जगह पर है, लेकिन एक भय और तनाव का माहौल जो बनाया गया, जिसको मैं सीधे सीधे माफिया, जिसमें मेडिकल माफिया भी है, फार्मा माफिया भी है, और इसको अब मैं ओमिक्रॉन के साथ फार्माक्रॉन की संज्ञा दे रहा हूँ, उसने इस वायरस संक्रमण में बेहद खतरनाक तरीके से बाजार को अपने प्रभाव में लिया है, और जगह जगह से वो एक डर का माहौल बनाया जा रहा है जो बेहद चिंताजनक है। अब ये डर का माहौल क्यों है, उसके लिए मैं कुछ तथ्य देता हूँ सामने कि आप याद कीजिए मार्च 2020 में जब कहीं कोई आहट नहीं थी, कोरोना शुरू हो रहा था, तब जिलेट कंपनी ने दवाइयों की घोषणा की थी, मॉडर्ना कंपनियों ने दवाइयों और वैक्सीन की घोषणा की थी, और इन कंपनियों ने एक दिन में बाजार से 10 से 20 हजार करोड़ रुपए निकाले थे, क्योंकि इनके शेयर इतने भाग गए थे। उनको अमेरिकी सरकार ने बहुत सारे फंड किए थे, वो अलग बात। यहाँ देखिए, चाइना और अमेरिका 2 फ्रंट चलते हैं और दोनों की टसल चलती है। कौन बीमारियां लाएगा, कौन उपचार लाएगा, खेल चलता है। और हम लगातार देखते आ रहे हैं, पिछले 50 साल का इतिहास हमारे सामने रखा है। बीमारियां आती हैं, उनके उपचार लाए जाते हैं। उपचार एक्चुअली पहले से होते हैं, बीमारियां बाद में जाती हैं। तो ये कोविड भी एक तरह से आप देखें, चीन के वुहान लैब से निकाला गया एक प्रायोजित वायरस था, इसका आज आतंक पूरी दुनिया झेल रही है। तो यहाँ बहुत स्पष्ट सी बात है कि मेडिकल माफिया और फार्मा माफिया को जब दूसरी लहर के बाद, दूसरी लहर भी लाई गई थी, उसके बाद जब ये आतंक दिखा कि अब तो अस्पताल खाली हो रहे हैं, तो उन्होंने फिर एक प्रायोजित षड्यंत्र किया। मॉडर्ना कंपनी के चीफ ने एक स्टेटमेंट जारी किया कि ओमिक्रॉन मिला है और ओमिक्रॉन पर कोई कारगर नहीं करेगी। कुछ स्टेटमेंट से हड़कंप मच गया, लेकिन वहीं के वहीं अमेरिकन पॉलिसी कहते हैं कि इसके लिए हमको सबको बूस्टर डोज लगाना चाहिए। अब बूस्टर डोज के लिए भीड़ मच गई। कनाडा के जो युवा कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो बूस्टर डोज लगवाते हैं और उसके बाद उनकी मौत हो जाती है, फिर हड़कंप मचता है। अब यहाँ चीन में जो चीन के पैरोकार हैं WHO के,
वो एक स्टेटमेंट जारी करते हैं कि डोज लगाना खतरनाक हो सकता है। तो ये पूरी तरह से एक तरह से नुक्कड़ कुश्ती है। हम लगातार देखते रहे कि हमारे देश में भी कोविड के प्रोटोकॉल्स को लेके बार बार प्रोटोकॉल्स होते हैं। कोई भी संस्था सक्षमता से, जिम्मेदारी से और साइंटिफिक तरीके से वायरस के प्रोटोकॉल्स लेकर नहीं आई। वायरस के प्रोटोकॉल में 3 मुख्य बातें हैं कि मरीज को भीड़ से अलग रखा जाए, मरीज को खुले में रखा जाए। ऐसा नहीं हुआ। आपने उनको उठा के कमरों में, अस्पताल में बंद जगह भर दिया, उनको तनाव में डाल दिया, उनको अवसाद में डाल दिया। दूसरी बात, वायरस पर कोई भी एंटीबायोटिक खास रूप से कभी काम नहीं करती। आप देखिए, हम लगातार क्लोरो से लेकर रेमडेसिविर से लेकर फिर हम सबके लिए मना कर रहे थे कि किसी को नहीं पीना, इससे नुकसान बेहद होंगे, और वही अल्टीमेटली निकल के आया कि कोई काम नहीं करती है। तो अब तीसरी व्यवस्था जो बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि लोगों के अंदर खान पान और की प्रचुरता हो, लोगों को खुले में व्यायाम कराना बेहद पौष्टिक के साथ अगर हम सुरक्षित रख पाएंगे, कोविड प्रोटोकॉल का, कुदरत प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, मास्क पहनाते हुए, शारीरिक डिस्टेंस का पालन करते हुए, तो हम अच्छे से अच्छे वायरस को उसकी खुद मरने का साधन खड़ा कर देंगे। बिल्कुल। तो मानव शरीर नहीं मिलेगा तो वो इम्यूनिटी नहीं तैयार करेगा अपने साथ, वो अपने नए नए म्यूटेशन तैयार नहीं करेगा। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है कि आप लॉकडाउन लगाने की बात करते हैं तो सरकार के ऊपर प्रेशर आ जाता है कि रोज लोग मर रहे हैं, लोग भूखे मर रहे हैं। सरकार खोल देती है तो उसके खिलाफ चालू हो जाते हैं कि सरकार ने सब खोल दिया। तो बिल्कुल डॉक्टर साहब, लेकिन आपने बहुत सारी बातें बताई, उसमें से जो कई सारी अच्छी बातें ये कि इसके बहाने आपको इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करने का मौका मिलेगा, आप खान पान ठीक रखेंगे, आप व्यायाम करेंगे, आप खुले में सैर करेंगे, तो ये चीजें आपको न केवल ओमिक्रॉन, कोविड-19 बल्कि और दीगर बीमारी से भी आपको बचाएगी और आपको सुरक्षा कवच देगी। तो बेहतर है कि जो आपने बताया लोग उस पर भी ध्यान दें, सरकारें जो कर रही है उसका पालन करें, मास्क लगाएं, ये उसका इलाज है, दूरी मेंटेन करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, इसके साथ साथ खान पान को बेहतर करें। योगीराज जी, जो डॉक्टर गर्ग ने विस्तार से चीज़ बताई उसमें निकल कर ये आता है कि ये बीमारी है निश्चित, क्योंकि ये वायरस आया है तो अब जाने वाला नहीं है। ये रूप बदल बदल के कई रूप में आएगा, डेल्टा के रूप में आएगा, ओमिक्रॉन के रूप में आएगा, कल किसी और नाम से भी आ सकता है। लेकिन इससे बचने के उपाय हम सब जानते हैं कि आपको खान पान बेहतर रखना है, आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको खुली हवा रखनी है, पेड़ पौधे लगाने ताकि आपको शुद्ध हवा मिल सके, ताकि आपको ऑक्सीजन के लिए सिलेंडर का इस्तेमाल ना करना पड़े और ऑक्सीजन प्लांट ज़्यादा लगाने की नौबतें ना आए। आपकी राय? नहीं, वैसे मैं डॉक्टर साहब की राय से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। उन्होंने बहुत मार्के की बात की और इन तमाम तरह के जो भी वायरस आते हैं उनसे निपटने का बहुत अच्छा तरीका उन्होंने बताया कि आप नेचर के करीब ज़्यादा से ज़्यादा रहें। और पिछले लॉकडाउन में भी यही हम लोग को देखने में आया कि दवाओं से ज़्यादा ये जो प्राकृतिक जो उपाय किए गए, जो खुद की डाइट पे ध्यान दिया गया, खुद की एक्सरसाइज पे जो ध्यान दिया गया, वो ज़्यादा रिकवर हुए। और जहाँ तक उन्होंने जिस चीज़ का वो जिक्र कर रहे हैं कि जो एक फार्मा का एक जो जाल जो बिछा हुआ है, ये तो विदेश की और यहाँ की बात कर रहे हैं। मैं भोपाल की आप बात कर लो, भोपाल की चारों दिशाओं में आप निकल जाओ, पिछले लॉकडाउन से लेके अभी तक कम से कम 150 से 200 अस्पताल भोपाल के आसपास बने। आप बैरसिया निकल जाओ, आप होशंगाबाद निकल जाओ, आप अराई से निकल जाओ, कहीं भी आप चले जाओ, इतनी बाढ़ आई हुई है अस्पताल हो गई कि हर 4 कदम पे एक अस्पताल खुला हुआ है। तो ये क्या स्ट्रेटेजी है? क्या एकदम से जो अस्पताल घाटे में थे, जो कर्ज में थे, वो मुनाफे में आ गए? बिल्कुल। और जो जिनके एक एक अस्पताल थे वो 2-2, 3-3 पे आ गए। तो या तो ये है कि ये एक बहुत बड़ा इनको पहले से मतलब ऐसा मुझे शंका लगती है, इनको पहले से ऐसा कुछ आवाज था कि अब ऐसा होने वाला है, और ये अचानक इतने बड़ी मात्रा में अस्पतालों को लगना, फिर जिस तरह की डॉक्टर साहब जो बात कर रहे हैं कि फार्मास्यूटिकल कंपनी की रिसर्च, सब तरह के एक ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ दाल में काला जरूर नजर आता है कि कहीं ना कुछ षड्यंत्र भी इसको आप कह सकते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हो जरूर रहा है। बिल्कुल धर्मेंद्र जी, एक देश वायरस भेजता है, दूसरा देश दवा निकालता है, और बाकी तीसरी दुनिया के देश अपने लोगों को मरने के लिए छोड़ देते हैं या उन पर दवाओं के प्रयोग करने के लिए छोड़ देते हैं, उनको जिसे कहते हैं ना गिनी पिग के लिए छोड़ देते हैं। अब सवाल ये है कि आप जितना नेचर के निकट रहेंगे, गांव के लोग कम इसके शिकार हुए, हालांकि गांव में भी प्रदूषण आ गया है, वहाँ भी अब जो है बीमारियां पहुंच रही हैं, शुगर की बीमारी पहुंच गई है, हार्ट डिसीज पहुंच गई है, किडनी की तकलीफें गांव में भी चली गई, लेकिन शहरों की तुलना में वहाँ अभी थोड़ी शुद्धता है, इसलिए कोरोना ने वहाँ असर कम ढाया है, वहाँ एक तरह से कहर कम ढाया। आपकी राय कि दवाएं तो ठीक है, लेकिन अगर आप भीतर से मजबूत होंगे, अच्छा खाएंगे पिएंगे, तो आप बेहतर हो सकते हैं, फिर चाहे कोई सा भी कोरोना आ जाए, वायरस ओमिक्रॉन आए, चाहे कोई सा। जी देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है कि आदमी की रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक होनी चाहिए, उसे एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगा करना चाहिए, हेल्दी डाइट लेना चाहिए।
लेकिन अभी मेरे पहले जो दो वक्ता हैं उनकी बातों से मुझे ऐसा लगा कि हम एक जो लोगों में जो डर है कोरोना का उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और उसी का परिणाम था दूसरी लहर। हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया पर नहीं जा रहा हूँ, हिंदुस्तान के लोगों ने पहली जो लहर आई थी उसमें कोरोना को बहुत मजाक में लिया था। लोगों ने घर में पिकनिक मनाई थी, पूड़ी पराठे हलवे खाए थे, पिज्जा आए थे, सब कुछ हुआ था। लेकिन जब दूसरी लहर आई, वो हमारी सरकारें भी, पूरे देश की सरकारें, किसी भी राज्य की सरकारें हों, उन्होंने भी पहली लहर में जो उपाय करने चाहिए थे वो नहीं कर पाए। उसके पीछे जो भी कमी हो, संसाधनों की कमी हो, पैसे की कमी हो या सरकार की नेग्लिजेंसी हो, उसका नतीजा क्या हुआ? ठीक है, दवा कंपनियों ने पैसा कमाया, डॉक्टरों ने पैसा कमाया, अस्पतालों ने पैसा कमाया, लेकिन हमने क्या कब्रिस्तानों और शमशानों में लाशों के ढेर नहीं देखे? यदि वो दवाएं नहीं होती, वो कुछ लोग बचे, कुछ लोग उसी उपचार से बचे, कुछ लोग घर में उपचार से बचे। लेकिन यदि हम ऐसी बात कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ दवा कंपनियों का और मेडिकल कॉलेजों का और अस्पतालों का और डॉक्टरों का खड़ा किया गया एक आवरण है, तो हम एक बहुत गैर जिम्मेदाराना बात कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ नहीं है ये सिर्फ और सिर्फ नहीं है, मैं बात मानता हूं जी। लेकिन अभी जो मौजूदा स्थिति है, हमने दूसरी लहर को बहुत ही भयाक्रांत तरीके से देखा है। इसी भोपाल शहर में हमने हर रोज 100 से ज्यादा लाशें जलती हुई देखी हैं। गांव देहातों में जो आंकड़े नहीं आ पाए इस शहर तक, आप दूरस्थ इलाकों में चले जाइए, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, जो हमारे सीमावर्ती जिले हैं, खरगोन, बुरहानपुर, जो महाराष्ट्र से सटे हुए जिले थे, आपने वहाँ मौत का तांडव देखा है, लोगों ने देखा है। इसलिए मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि ठीक है, फार्मा कंपनी यदि पैसा कमा रही है तो उसे कमाने दीजिए, लेकिन हमको सावधानी बरतनी होगी, हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, मास्क लगाना होगा, और ज़बरदस्ती फिजूल की जो भीड़ में जाने की एक आदत है हिंदुस्तान के नागरिक को, आप अभी एक बाहर पटाखा चला दीजिए, 100 लोग आकर सिर्फ उसी पर चर्चा करेंगे और इकट्ठे हो जाएंगे। तो हमको इस सबसे बचना होगा, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति हिंदुस्तान का नहीं है, कोई सामाजिक ऐसा प्राणी नहीं है जी, जिसके कोई करीबी व्यक्ति की मृत्यु पिछली दूसरी लहर में नहीं हुई हो। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो वो व्यक्ति समाज में रहने का हकदार नहीं है कि उसके किसी करीबी की मृत्यु की सूचना उस तक नहीं पहुंची। इसलिए मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं IND 24 के दर्शकों से कि तीसरी लहर आएगी नहीं आएगी ये तो भगवान तय करेगा, और हम लोगों की गलतियां तय करेंगी कि तीसरी लहर आएगी। लेकिन हमको बहुत सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि हमने मौत का तांडव देखा है। और फिर जब लहर आएगी तो हम सरकारों को दोष देंगे, प्रशासन को दोष देंगे कि इसने ये तैयारी नहीं की, उसने वो तैयारी नहीं की। लेकिन हमें खुद को भी, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, कि हमको तैयार रहना होगा, हमें इम्यूनिटी ठीक करनी होगी, खुली हवा में सांस लेना हमको सीखना होगा, हमको योग अभ्यास एक्सरसाइज करने होंगे, और अपने शरीर को इस तरह से मजबूत करके रखना होगा कि हम किसी भी वायरस, जरूरी नहीं कोरोना, कोई दूसरा वायरस आएगा, कोई दूसरी बीमारी आएंगी। बिल्कुल। अभी पॉल्यूशन का, मैं लौटता हूँ आपके पास जी। संदीप जी, डॉक्टर साहब से बात शुरू हुई थी, ये फार्माक्रॉन भी है, क्योंकि सबको पता है कि पहले दुनिया में काम होता था, जो आर्थिक शक्तियाँ थी वो सरकारें तय करती थी। अब आर्थिक शक्तियाँ सरकारों के साथ साथ दुनिया में ये भी तय कर रही है कि कौन सी बीमारी आएगी, उसका इलाज क्या होगा। अमेरिका के बाद चीन दूसरी आर्थिक शक्ति बन रहा है, तो हमें उस पर ध्यान देने की जरूरत है, जो डॉक्टर साहब ने कहा, जो धर्मेंद्र पैगवार जी और योगीराज जी भी कह रहे हैं। सवाल यही है कि सरकारें काम करेंगी जगाने का, वो इसलिए भी करती ताकि अगर कोई घटना हो, कोई वायरस ज़्यादा आए तो लोग उनको दोष ना दें, वो अपनी जान बचाने का काम करती हैं। लेकिन संदीप जी, जान तो जनता की जाती है, तो जनता को ही ज़्यादा सुरक्षित होना पड़ेगा, ज़्यादा एहतियात बरतने पड़ेंगे। और जो डॉक्टर भुवनेश्वर जी कह रहे हैं कि आपको नेचर के करीब जाना होगा, आप ज़्यादा प्राकृतिक रहिए, धूप में बैठिए, सुबह एक्सरसाइज करिए, शाम को वॉक करिए, संतुलित भोजन करिए, खाने में विटामिन लेकर आइए, या खाना इतना अच्छा हो, पौष्टिक, उसमें सलाद भी हो। आप नहीं खा सकते सलाद तो टेबलेट खाइए, बीकासूल खाइए, बीको जिंक खाइए, इसमें विटामिन C हो सकती है, विटामिन D हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें ये डॉक्टर साहब बताएंगे। लेकिन सवाल ये है कि आपको एहतियात की ज़रूरत है। ये निश्चित रूप से, इसमें कोई शक नहीं डॉक्टर साहब कि ये धंधा है, और फार्मा कंपनियां धंधा करती भी हैं। लेकिन संदीप जी, मैं डॉक्टर साहब को जाने से पहले आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको इसमें क्या लगता है। देखिए रामी जी, लोगों के दिल और दिमाग में एक चीज़ बैठनी जरूरी है कि बीमारी जो आती है उसमें कोई आदमी आपको दवा दे सकता है, दर्द का हरण नहीं कर सकता। कष्ट आपका है, वो कम हो या ज़्यादा हो।
जब तक लोगों के मन और मस्तिष्क में ये नहीं बिठाई जाएगी कि ये बीमारी कितनी खतरनाक है, तब तक लोगों का जागना बहुत कठिन काम है। सरकार कहती है जागृत होइए, उन्हें बताइए। क्या हम आलोचना की बात हो सकती है कि सरकार पर और समाज पर, क्या अंतिम व्यक्ति तक हम वो बात पहुंचा पाए कि ये जो कोरोना है वो कितना कष्टदायक है? ठीक है, लोगों ने खोया, लेकिन क्या होता है कि जब हमारा व्यक्तिगत कष्ट होता है तो हम उस कष्ट को समझते हैं, दूसरे का होता है तो उसे बहुत हल्के में ले लेते हैं। तो जागृति बहुत आवश्यक है। दूसरी बात जो डॉक्टर साहब ने कही उससे मैं सहमत हूं कि इस देश और दुनिया में ये फार्मा कंपनियां और मेडिकल का एक बड़ा गठजोड़ है। सर, आप ये बताइए कि इस देश की सरकारें, किसी भी देश की सरकारें, क्या मेडिसिन कंपनियों के खिलाफ कोई बड़ा डिसीजन ले पाती हैं? उनके तरफ से जो प्रोपोगंडा होते हैं उन्हें रोक पाती हैं? चाहे अमेरिका की बात कर लें या चाइना की बात कर लें, सबसे पहले जरूरी है कि सरकारों को इन फार्मा कंपनियों में, जैसा भी योगी जी ने कहा कि ये दुकानें खुल गई हैं अस्पताल की, कैसे खुल गई? सवाल यह है कि क्या उनके यहां इक्विपमेंट हैं या सिर्फ उन्होंने पैसे कमाने के लिए खोल रखी हैं? तो स्वास्थ्य जरूरी है, तो उसके लिए सरकार का और समाज का दोनों का साथ आवश्यक है, मुझे ऐसा लगता है। डॉक्टर साहब, पहले हथियारों के जो कारोबारी थे वो दुनिया में सरकार चलाते थे, फिर ड्रग माफिया आया, मतलब नशे के कारोबारी। अब नशे के कारोबार के बाद दुनिया को चलाने में काम कर रहे हैं दवा के कारोबारी। ये तीनों चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं। बात वहीं आकर रुकती है जो आपने आखिरी में कहा था कि आपको इन सब से बचने के लिए नेचर के करीब जाना पड़ेगा। जो भी गांव के लोग, जो शहर के लोग नेचर के करीब रहे, जिन्होंने एक्सरसाइज की, जो धर्मेंद्र प्रगट जी कहते हैं कि आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी क्योंकि ये न केवल कोरोना बल्कि आपको बहुत सारी बीमारी से बचाएगा। तो कहीं ना कहीं सरकारों का फोकस, एनजीओ का फोकस, स्कूलों का फोकस, कॉलेज का फोकस इस बात पर भी हो कि जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं वो एक्सरसाइज करें, योग करें और नेचर के नजदीक रहें। आपकी राय? राघवेंद्र जी, बिल्कुल इस विषय पे बोलने के पहले मैं थोड़ा सा पिछले दृष्टांत में कुछ और बातें कहना चाहता हूं जो मेरे साथी विद्वान मित्रों ने भी कही हैं। और मैं बहुत स्पष्ट तौर पे, देखिए, मेरे ऊपर ये आरोप लग सकता है कि मैं ऐसी बातें कह रहा हूँ। नहीं, आप पर कोई आरोप नहीं है, बल्कि हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपको साधुवाद देते हैं कि आप चिकित्सक पेशे से होने के बावजूद आप चिकित्सक के बारे में वो राय कहते, वो बात कह रहे हैं जो दूसरा कोई कहने का साहस जुटा नहीं सकता। नहीं करता। मैं आपके माध्यम से देश भर के मेरे सारे दर्शकों को यही कहना चाहता हूं कि मैं बहुत स्पष्ट तौर पे बात करने की कोशिश करता हूं, सच कहने की कोशिश करता हूं, और उसके पीछे मेरा मकसद ये होता है कि हमारा जो बेसिक है, जो हमने शपथ ली है कि हम अपने हर मरीज का, हर व्यक्ति का अच्छे से अच्छा करें, उसका कोई नुकसान ना होने दें, इसलिए ये चीजें आहत करती हैं। आप देखिए कि हमारे अखबारों में ही छपा कि एक 30 लोगों के अस्पताल में एक डॉक्टर का नाम था। ये कैसे संभव है? आज जगह जगह जो ये गली गली में आपने एक तरह से दुकानें खोल दी, जिसके ऊपर मैं बहुत स्पष्ट बात करता हूँ कि ये दुकानों में डॉक्टर था नहीं, और इनके यहाँ 7 दिन का पैकेज 2 लाख रुपए का। आप मुझे बताइए, जिस चीज वहाँ कंपाउंडर इलाज करते हैं, हर कोई जानता है कि वहाँ डॉक्टर कम होते हैं, कंपाउंडर ज्यादा होते हैं। जी, और मैं छोटे छोटे अस्पताल नहीं, मैं बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज में भी नामजद कह सकता हूं कि वहां पर किसने कैसे इलाज किया, मेरे पास एक चीज की जानकारी है। मैं यहाँ विषय को डाइवर्ट नहीं करना चाहता। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जिस चीज का उपचार नहीं था, उस चीज के लिए नीति नियंताओं ने, बड़े बड़े लोगों ने स्टेटमेंट कैसे जारी किए, इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होना चाहिए, प्रोटोकॉल्स गलत साबित हुआ तो उस आदमी को पद से क्यों नहीं हटाया जाना चाहिए था कि तुमने ये जारी क्यों किया। 5 दिन पहले मॉडर्ना के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने स्टेटमेंट कैसे जारी किया कि ओमिक्रॉन से के ऊपर वैक्सीन काम नहीं करेगी। हम पूरी दुनिया का इस समय आंकड़ा देख रहे हैं और मोस्टली 2 हफ्ते लगते हैं सारे संकलित आंकड़े आने में, 3-4 दिन बचे हैं, वो आंकड़े आ जाएंगे सामने। मैं आपके सामने वो भी रखूंगा, दुनिया के सामने रखूंगा कि जिन विषयों पर, जिस वैक्सीन को लेकर आज इतना सवाल उठाया जा रहा है, उस वैक्सीन की वजह से ही कोविड में मौतें अब कम हो रही है, क्योंकि शरीर के अंदर इम्यूनिटी है। भले ही एक्स फैक्टर की है, वाई की नहीं है, लेकिन एक्स की तो है ना। वो दुश्मन को पहचान रहा है शरीर आपका, और उसके खिलाफ वो संक्रामक नहीं होने दे रहा है। तेजी से फैल रहा है ओमिक्रॉन, वो अपनी जगह पर है, लेकिन मरीज संक्रामक नहीं हो रहे, मौतें बेहद कम है, लोग जल्दी ठीक हो रहे हैं। ये बेहद सही सी बात है, जिसके लिए मैं राघवेंद्र जी, आपको, आपके चैनल को और बाकी सब मित्रों को एक तरह से बधाई देता हूं कि हम इस विषय को उठा पा रहे हैं, हम जनता तक ये बात पहुंचा पा रहे हैं कि आपको वैक्सीन के दोनों डोज जल्दी से जल्दी लेने चाहिए। अगर आपने दूसरा नहीं लिया है तो जल्दी लीजिए। आपके पास बहुत ढेर सारे म्यूटेशन अभी आने बाकी हैं। वुहान की लैब में 1500 से ज्यादा खतरनाक वायरस उनके पास है, सिर्फ एक वायरस लीक हुआ। अभी तो बहुत सारी समस्याएं आनी बाकी हैं। ये एक तरह की अब केमिकल लड़ाई है जो दुनिया लड़ रही है।
और हम सबसे ज्यादा उसमें प्रभावित होंगे क्योंकि हम चाइना के सबसे निकट हैं। तो यहाँ हमको ये देखना होगा कि हम ऐसे लोगों को जो गलत बयानी करते हैं, सभी लोग उसके ऊपर सक्षमता से कार्रवाई करके उनको, पहली बात तो उसके लिए उनको दोषी ठहराएं और उनको उस पद से हटाएं जहां से कि वो लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, चाहे वो मेडिकल की माफिया हो, चाहे फार्मा के बिग शॉट्स हो, चाहे वो हमारे एम्स के डायरेक्टर ही क्यों ना रहे हों, जिनके स्टेटमेंट हर दिन चेंज होते थे और लोग कंफ्यूज होते थे और हर दिन नया प्रोटोकॉल आता था और चेंज होता था। ये बड़ा चिंतनीय विषय है कि हमारे बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने ठीक है, WHO तक ने जो बातें कही उससे लोग भ्रमित हुए हैं। हिंदुस्तान के जो डायरेक्टर्स हैं उनकी तो बात अलग है, WHO ने भी ऐसी बात की। पहली बार WHO की विश्वसनीयता पूरी दुनिया में सबसे नीचे के पायदान पर है। और आपने एक ये विषय भी ठीक हुआ, ये पूरे देश की चिंता का विषय है कि हम, ये वुहान से निकला था वायरस, अब अफ्रीका से आया, लेकिन इसका कहीं ना कहीं केंद्र चाइना, और चाइना के हम निकटतम शत्रु हैं और जाहिर है कि उसका पहला टारगेट भारत होगा। अमेरिका तो बहुत दूर जाएगा। तो यहाँ सबको सतर्क, ये भी एक तरह का युद्ध है। ये वायरस भी अब गोलीबारी समझ लीजिए कि गोलीबारी के नाम पे वायरस भेजे जा रहे हैं, वायरस फेंके जा रहे हैं। गोली दिखती है राघव जी, वायरस दिखता नहीं है। गोली दिखती है, वायरस दिखता नहीं है। जी, मैं लौटूंगा। आपने पूरी बातचीत को बहुत सही दिशा दी है कि ये जो सारा मामला एक किस्म का युद्ध है और अब हवाई जहाज से ही बम नहीं फेंके जाएंगे, बल्कि वायरस आएंगे और वो आपको मारेंगे, आपकी इकोनॉमी खत्म करेंगे, आपके लोगों को मारेंगे और दहशत पैदा करेंगे। योगीराज जी, ये जो मामला है कहीं ना कहीं केमिकल माने वायरस वार भी है, ये आपकी राय? डेफिनेटली ये वायरस वार ही है। और अपन ने सेकंड जब लहर आई थी इसमें चर्चा भी की थी, और तब भी अपन ने इस बात पे के थे कि ये केमिकल वेपन्स ही हैं और ये चाइना द्वारा भेजा गया। चूंकि इकोनॉमी की भी आप बात कर लो, इंडिया सबसे बड़ा मार्केट है, ये सब अपन चर्चा कर ही चुके हैं और इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये वायरस जो है कि अटैक है। अब इन चीज़ों में एक चीज़ और जो उभर के सामने आई, जो मैंने अभी एक दो दिन पहले मुझे देखने को आई, छिंदवाड़ा में एक मरीज ने इसलिए सुसाइड कर ली। अभी एक लेटेस्ट किस्सा आज और कल का है, वो उसमें चला आज के ही शायद, कि मुझे मतलब वो उसमें मर गया, दहशत, मरा नहीं, वो बेड पे है वो, लेकिन उसने इसलिए सुसाइड करने की कोशिश की कि हम सेकंड वेव झेल चुके हैं, तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि हम अगला बर्दाश्त कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ये तो भी एक तरह का वायरस है ये जो ज्यादा खतरनाक है। मैं साइकोलॉजिकल वायरस की बात कर रहा हूँ जी। तो अब ये जो लोगों पे जो असर हुआ है एकदम से सेकंड वेव में, जिस तरीके से लोगों का एकदम से माइंड चेंज हुआ है और जो लोग डर गए, घबरा गए, अब एक तरह से उनको भी संबल प्रदान करने की जरूरत है कि अभी से ऐसा कोई तीसरी लहर का ऐसे कोई परिणाम भी नहीं आए। ओमिक्रॉन को लेकर जरूरत है, जो धर्मेंद्र जी ने पिछली बार कहा था कि ये वायरस तो है और ये नया वायरस भी आया ओमिक्रॉन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको सर्दी जुकाम की तरह लें। धर्मेंद्र जी, ये जो बात डॉक्टर गर्ग जी कह रहे हैं कि ये वायरस तो है, लेकिन ये एक तरह का वायरस वार भी है और अब युद्ध गोलियों से और बम से नहीं होंगे, बल्कि ये भी युद्ध है जो चीन की तरफ से आया है। अब ये दूसरा वायरस कहां से आया है, इसके क्या परिणाम होंगे, ये क्या एक्ट करेगा, क्योंकि ये भी नया है। आपकी राय इसमें लोगों को क्या बरतना चाहिए? निश्चित तौर पर ये बायोलॉजिकल वार है। जब ये वायरस दुनिया में आया तभी से इस बात की आशंका थी कि इसको ये आदमी द्वारा बनाया गया वायरस है, ये वायरस स्वयं उत्पन्न नहीं हुआ है, मैन मेड वायरस है। लेकिन डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि लोगों में डर के कारण बहुत ज़्यादा मौतें हुई हैं। आप देखिए कि जो लोग होम क्वारंटाइन रहे, होम आइसोलेशन में रहे, बिग उम्र ज़्यादा होने के कारण, कोई दूसरी बीमारी पहले से होने के कारण भी बच गए, लेकिन कई युवा जो बड़े बड़े अस्पतालों में गए, आईसीयू में रहे, वे वेंटिलेटर तक गए और बाद में बच नहीं पाए। तो सरकारों को ये भी देखना पड़ेगा कि लोगों की मौत इस एक साल के पीरियड में या 8 महीने में या 6 महीने में ऐसी कोई कोशिश नहीं हुई कि यदि कोई व्यक्ति को कोरोना होगा या कोई वायरस म्यूटेट होगा, कोई नया वायरस आएगा जैसा कि ओमिक्रॉन आया, तो हम उससे लड़ेंगे कैसे, कि यदि कोई व्यक्ति घबराहट में अकेलेपन में यदि मरा है। मैंने बहुत करीब से रिपोर्टिंग की है कोरोना की, बहुत कुछ लिखा है, मैंने बहुत करीब से मौतों को देखा है, शमशान घाटों को जाकर मैंने जांचा है। अधिकांश लोग अकेलेपन में या घबराहट में अस्पतालों में मौत के गर्त में गए। बिल्कुल। तो सरकारों को ये चाहिए कि अब यदि ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है या फैलने की आशंका है, तो ये पॉलिसी भी बनाए कि यदि किसी पेशेंट को कोरोना होता है तो उसके साथ कोई उसका व्यक्ति परिजन रहे जो उसकी देखभाल कर सके, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कारण रहा है मौतों का सरकार को, डॉक्टरों को भी,
क्योंकि आप देखिए कि पीपीई किट पहनकर हमारा नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर तो लोगों का इलाज करते रहे, ये बात अलग है कि हमारे कई डॉक्टर साथियों को देश भर में 500 से ज़्यादा डॉक्टरों की मौत हुई, लेकिन फिर भी हम यदि किसी परिजन को साथ में रख पाएंगे तो हम लोगों को बचा पाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि अकेलापन एक बहुत बड़ा मौत का दहशत है कारण वो भी कोरोना से बड़ी है। बहुत, चूंकि समय कम हो चला है, और संदीप जी आपकी इस पर अंतिम टिप्पणी बहुत संक्षिप्त में। राघवेंद्र जी, मेरा तो अपना मानना यह है कि अब सरकारों हो या समाज को, सबको सतर्क रहने की जरूरत है, लोगों में जागृति की जरूरत है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हम प्रकृति के करीब ज्यादा जाएंगे तो बीमारी से हम दूर रहेंगे, इस पर भी पहल होनी चाहिए समाज और सरकार। बिल्कुल, और एक बात ये भी है कि ये वायरस तो है, लेकिन ये भी एक तरह का युद्ध है, और हमको इसको युद्ध की तरह देखना पड़ेगा। अब ये बीमारी कम, युद्ध ज्यादा है, इसलिए इसमें गंभीरता की जरूरत है। और जो एहतियात है, आपको अगर मास्क लगाना तो मास्क लगाना पड़ेगा, 2 गज की दूरी मेंटेन करनी पड़ेगी, और इसके साथ साथ बीमार होने पर उसका इलाज भी जल्दी कराना पड़ेगा। और जिनके एक वैक्सीन लगाए वो दूसरा वैक्सीन जल्द से जल्द लगाए, ताकि इसका खतरा कम से कम हो। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में से लिया। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम दर्शकों को बता दें कि ये कोरोना वायरस ओमिक्रॉन के रूप में है, लेकिन इसके पीछे डॉक्टर गर्ग का कहना ये है कि ये फार्माक्रॉन भी है, दवाओं का कारोबार भी है, लेकिन वो अपनी जगह है। जान हमारी है, बचना हमको है, एहतियात हमको बरतना है। बखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।